माँ, मैं राजवीर अंकल के साथ उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। हाँ, जाओ बेटा जाओ। ये सुनकर दीप्ति जल्दी से बाहर को भागी। वो लोग गाड़ी में बैठे और सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रास्ते में दीप्ति ने राजवीर जी से पूछा, क्या हुआ है अंकल? तो राजवीर जी ने दीप्ति को सब कुछ बता दिया और दीप्ति ये सब सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राजवीर जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा रोना नमन को और कमज़ोर बना सकता है, इसलिए तो मैंने सिर्फ तुम्हें ये बात बताई ताकि तुम स्ट्रांगली इस सच को फेस कर सको। बाकी सब अगर यहाँ आते तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। तुम प्लीज़ चुप होकर भगवान जी से प्रार्थना करो कि नमन जल्दी से ठीक हो जाए। उनकी बात सुनते ही भीगी पलकों के साथ दीप्ति नमन के लिए प्रार्थना करने लगी और राजवीर जी सोचने लगे इस समय रुद्र और मीरा को ये बात बताना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग खुद एक खतरनाक मिशन पर हैं। कुछ ही देर में राजवीर जी हॉस्पिटल के नज़दीक पहुंच गए। इधर मीरा और रुद्र की गाड़ी आ चुकी थी और वो लोग गाड़ी में बैठकर गांव से बाहर की तरफ निकल गए। वो दोनों बाहर छुपकर तकरीबन आधे घंटे तक सही समय का इंतज़ार करते रहे। तभी रुद्र ने कहा, चलो मीरा, अब सही समय है अंदर जाने का। मीरा ने चलो कहा ही था कि तभी रुद्र के गाड़ी चालू करते ही मीरा ने फिर से कहा, एक मिनट रुको रुद्र। ये कहते हुए वो कार से उतरकर सामने वाली दुकान से दो छोटे छोटे चाकू ले आई जो उनकी पॉकेट में समा जाएं। फिर उसने एक चाकू रुद्र को देते हुए कहा, ये लो रख लो, काम आ सकता है। तुम बहादुर लड़की हो। मीरा इस्माइल करके थैंक यू कहते हुए कार में आकर बैठ गई और वो दोनों ही वापस से मौसी के घर पहुंच गए। दोनों ने जाकर जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उन पर ज़ोरदार हमला हुआ और किसी ने कपड़े से उनका मुंह बांध दिया, किसी ने उनके हाथ पकड़े तो किसी ने उन्हें उठा लिया। ये सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मीरा और रुद्र दोनों में से किसी को भी कुछ पता नहीं चला कि आखिरकार ये सब अचानक से हुआ क्या। उनके मुंह काले कपड़े से बांध दिए गए थे, हाथ पैर बांधकर उन्हें एक जगह बिठा दिया गया था। फिर उनके सर पर डंडे से ज़ोर से मारा गया जिससे वो दोनों बेहोश हो गए। तभी सामने से हंसते हुए आवाज़ आई, मुझे पता था ये दोनों वापस ज़रूर आएंगे। अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं ये दोनों, लेकिन इन्हें पता नहीं है यहाँ इनका बाप बैठा है जिसका सामना इन जैसे छछूंदर लोग नहीं कर सकते। तभी दूसरी ओर से एक और आवाज़ आई, देखो भैया, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, वो हमें मिल जाएं, फिर हमें किसी से लेना देना नहीं है। रुद्र बेहोश नहीं हुआ था, इसलिए उसने गुंडों की सारी प्लानिंग सुन ली थी। वो सब सुनकर रुद्र ने मन में सोचा, ये आवाज़ तो मौसी के भतीजे राहुल भैया की है जो यहीं आसपास के किसी गांव में रहते हैं। पर वो तो मौसी की कितनी हेल्प करते थे, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वो पैसों के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई और बात होगी, क्योंकि राहुल भैया के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। मौसी की प्रॉपर्टी से तो 4 गुना ज़्यादा ही होगी उनकी प्रॉपर्टी, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो पिछले 20 सालों से उनको देखा तक नहीं है, सिर्फ काम के सिलसिले में फ़ोन पर ही आवाज़ सुनी है। मुझे यहाँ से बाहर निकलकर सबसे पहले मौसी को ही कॉल करनी होगी। रुद्र ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने सुना, अभी हम सब बाहर चलते हैं और इन लोगों को इसी रूम में रहने देते हैं। जब तक इन्हें होश आएगा तब तक तो हमारा काम हो ही जाएगा। कहते हुए वो लोग वहाँ से उठकर चले गए। जाते जाते उन्होंने बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। शाम होने को थी, लेकिन थोड़ी सी रोशनी अभी भी रूम में आ रही थी। रुद्र ने उनके जाते ही मन में सोचा, अब सही समय है बाहर निकलने का। ये सोचते ही रुद्र ने सबसे पहले दांतों से खींचकर अपनी रस्सी पर लगे काले कपड़े को निकाला। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी रुद्र ने जैसे तैसे कर लिया। उस कपड़े को निकालते ही सबसे पहले उसने खुली हवा में थोड़ी सी सांस ली और फिर बोला, हे भगवान, कैसे जानवर लोग हैं ये, जिंदा इंसान को ऐसे कपड़े से बांध दिया है, पागल कहीं के। छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें, एक एक करके सबसे बदला लूँगा। लेकिन अब अपने हाथों को कैसे खोलूँ? अरे हाँ, याद आया, मीरा ने मुझे एक चाकू दिया तो था। रुद्र चाकू को ढूंढने की कोशिश करने लगा तो उसे याद आया कि वो जल्दी जल्दी में चाकू को गाड़ी में ही भूल आया है। वो धीमी सी आवाज़ में बोला, हे भगवान, मैं बिना सच में पागल हूँ। ये बोलते हुए रुद्र की नज़र बेहोश पड़ी हुई मीरा पर गई। उसने देखा मीरा ने अपनी जीन्स की जेब में चाकू रखा हुआ था। रुद्र उसे देखते ही खुश हो गया। वो जल्दी से खुद को जैसे तैसे करके मीरा के पास ले गया और बंधे हुए हाथ से मीरा की जेब में से चाकू लेने लगा। पर बंधे हुए हाथों से चाकू लेना तो दूर की बात थी, वो चाकू को छू तक नहीं पा रहा था।
रुद्र ने अपने मन में सोचा, अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं इस चाकू को। हे भगवान, प्लीज़ कोई रास्ता बताओ जल्दी से। तभी अचानक से रुद्र को आइडिया आया कि क्यों ना वो अपने मुंह से चाकू को निकाल ले। रुद्र ने खुश होते हुए कहा, यह अच्छा आइडिया है। ये सोचते हुए रुद्र घुटनों के बल बैठ गया और झुक झुक कर अपने मुंह से मीरा की जीन्स में से चाकू निकालने लगा। चाकू निकालते वक्त मीरा की टी शर्ट कमर पर से थोड़ी सी हट गई। रुद्र ने जब ये देखा तो वो जल्दी से पहले चाकू लेने के लिए झुका और उसके बाद अपने मुंह से ही मीरा की टी शर्ट थोड़ी सी नीचे की तरफ खींचने लगा। पर जैसे ही वो टी शर्ट खींचने के लिए नीचे झुका, भूल से उसके होंठ मीरा की कमर को हल्के से छू गए। इस छुअन की वजह से रुद्र एकदम से उठ खड़ा हुआ और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो मन में बोला, ये क्या हुआ मुझे, ये सिर्फ एक स्पर्श ही तो था, वो भी गलती से हो गया था, तो फिर मुझे इस पर इतना बड़ा झटका क्यों लगा। रुद्र ने सोचते हुए वापस से मीरा की तरफ देखा तो उसकी नज़र अचानक ही उसकी दूसरी सफ़ेद पतली कमर पर चली गई, जिसे देखकर अभी भी रुद्र को अलग ही बेचैनी हो रही थी। इसलिए उसने जल्दी से दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए मन में बोला, मैंने तो आज तक ना जाने कितनी ही लड़कियों को स्विमिंग ड्रेस में देखा है। इनफैक्ट वो तो मेरे पास ही आकर बैठती थी और हम सब तो ना जाने कितनी ही मस्ती करते हुए फ़ोटो खींचाते थे। और इन मस्तियों में ना जाने कितनी लड़कियों से मैं टकराया भी होऊंगा, कितनी लड़कियों ने मुझे हक भी किया होगा। तब तो मुझे ऐसी कोई भी बेचैनी नहीं होती थी, लेकिन आज सिर्फ एक स्पर्श की वजह से मैं इतना बेचैन क्यों हो गया हूँ। दूसरे ही पल रुद्र मन में ही बात करते हुए खुद को समझाने लगा, नहीं रुद्र, कंट्रोल कंट्रोल योरसेल्फ। ये सब गलत है। एक लड़की को उसकी मर्ज़ी के बिना गलती से भी छूना पाप है। मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा, वरना मेरा पूरा ध्यान इस मिशन पर से हट जाएगा। ये सोचते हुए रुद्र ने मीरा की ओर से नज़रें फैली और चुपचाप अपना काम करने लगा। उसने जैसे तैसे करके चाकू अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे करके बड़ी मुश्किल से वो अपने हाथों की रस्सी खोलने लगा। रुद्र ने बहुत ही ज़ोर लगाया, तब जाकर उसकी रस्सी खुल पाई। रस्सी खुलते ही उसने जल्दी से अपने पैर भी खोल लिए। इसके बाद उसने मीरा के चेहरे से वो काला कपड़ा हटाया और काला कपड़ा हटाते ही रुद्र मीरा को होश में लाने की कोशिश करने लगा। मीरा, मीरा प्लीज़ जल्दी से होश में आ जाओ, वरना ये लोग आ जाएंगे। प्लीज़ जल्दी से आंखें खोलो मीरा। रुद्र के इतना कहने पर भी मीरा आंखें नहीं खोल पा रही थी, जिसकी वजह से रुद्र को उसकी चिंता होने लगी। वो सोचने लगा, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही, कहीं से ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई है ना। ये सोचते ही उसने जल्दी से मीरा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके सिर पर लगी चोट को चेक करने लगा। मीरा के सर में हाथ लगाते ही रुद्र ने देखा कि इसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो गया है। ये देखकर रुद्र एक पल को तो चौंक गया। फिर उसने जल्दी से मीरा के सिर के पीछे की तरफ देखा तो उसने देखा कि मीरा के सिर में चोट लगने से उसके बालों में खून का थक्का जम चुका है, जिसकी वजह से अब खून बह नहीं रहा था और पहले थोड़ा खून बहा भी था तो वो भी मीरा के बालों में सिमट कर रह गया था। रुद्र ने जब ये सब देखा तो उसने सबसे पहले वहाँ पड़े काले कपड़े का एक टुकड़ा लिया और उसे ज़ोर से मीरा के सिर पर बांध दिया, जिससे कि उसके सर से और खून निकलना बंद हो जाए। कपड़ा बांधकर रुद्र ने सोचा, भगवान कहीं मीरा मेरी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं आ गई। रुद्र ने तुरंत मीरा के चेहरे को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मीरा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। फिर उसने सोचा, मैं मीरा को अभी कहीं बाहर लेकर नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसे अभी के लिए यहीं किसी सेफ जगह पर लिटा देता हूँ। ये सोचते ही रुद्र ने जल्दी से उसके हाथ पैर खोल दिए और उस जगह पर मीरा के लिए सेफ जगह ढूंढने लगा। रुद्र सेफ जगह ढूंढते हुए बड़बड़ाकर बोला, मैं अकेले बाहर जाकर इन लोगों को देखता हूँ, इनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेरहमी से किसी को मारने की। मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा, सबको एक एक करके पीटूंगा। ये कहते ही उसने सबसे पहले मीरा को ऐसी जगह लिटा दिया जहाँ से मीरा किसी को भी नज़र ना आए। फिर उसने उठकर वहाँ से जाते हुए मीरा की तरफ देखा और कहा, मैं जल्द वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा मीरा। ये कहते हुए रुद्र जल्दी से खिड़की के रास्ते से ही बाहर की तरफ निकल गया। इधर इमरजेंसी वार्ड में नमन का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो ज़िंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहा था। बाहर सिद्धार्थ भगवान से नमन के ठीक हो जाने की प्रार्थना करते हुए टहल ही रहा था कि तभी वहाँ राजवीर जी दीप्ति के साथ पहुँच गए। राजवीर जी ने आते ही हड़बड़ाते हुए पूछा, कहाँ हैं नमन और अधिराज जी? तो सिद्धार्थ बोला, अधिराज अंकल तो ठीक हैं अंकल, वो उधर रूम में हैं। मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिलवा दिया है
ताकि वो चैन से सो सकें और तब तक नमन का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तुमने बिल्कुल ठीक किया सिद्धार्थ। अगर अधिराज जी होश में रहते तो वो बार बार आ जाते ये देखने के लिए नमन ठीक हुआ या नहीं। उन दोनों के ये बातें करने पर तक दीप्ति आगे जाकर इमरजेंसी वार्ड के गेट के पास खड़े होकर बेतहाशा रोने लगी। जब सिद्धार्थ ने उसे देखा तो वो तुरंत उसके पास आकर बोला, भाभी आप चिंता मत करो, भगवान जी नमन भाई को कुछ नहीं होने देंगे, वो जल्द ही ठीक होकर बाहर आ जाएंगे। अरे यहाँ सिर्फ नमन भाई के घाव पर दवाई लगाई जा रही है, इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। भैया जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और आप रो मत भाभी, आपको रोता देखकर नमन भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर दीप्ति ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है अब मैं नहीं रोऊंगी, बस जाकर भगवान जी से इनकी सलामती की दुआ मांगूंगी। सिद्धार्थ ने ये सब सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ये हुई ना बात, आप उनके लिए दुआ कीजिए, बल्कि आप ही क्यों हम सब मिलकर नमन भाई की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ सही कह रहे हो सिद्धार्थ बेटा, हम भी चलते हैं दीप्ति के साथ मंदिर तक। ये कहते ही वो तीनों वहाँ हॉस्पिटल के मंदिर में जाकर नमन के लिए दुआ करने लगे। इधर रुद्र चुपके से कमरे के बाहर निकला। उसके हाथों में खुद के बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चाकू था। उसे डर भी लग रहा था लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। आगे मेन गेट के पास आकर उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना, कुछ ही देर में ये घर बिक जाएगा, फिर इन दोनों को भी मार डालेंगे। रुद्र ने यह सुनकर सोचा, ये घर बिक जाएगा कैसे? ये घर तो मौसी के नाम पर है ना, तो बिना उनकी मर्जी के ये घर कैसे बिक सकता है? नहीं, मुझे सबसे पहले ये जानना होगा कि ये सब आखिरकार चल क्या रहा है। मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया है। एक तो वैसे भी इन लोगों ने इतनी ज़ोर से मुझे सिर पर मारा है कि मेरा सर भी ज़ोर से दुख रहा है। बेहोश नहीं हुआ तो क्या हुआ, दर्द तो कर ही रहा है ना। और ये लोग तो सिर्फ मरने मारने की बातें ही कर रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपने आईपीएस दोस्त को मैसेज कर देता हूँ और यहाँ की लोकेशन भेज देता हूँ, ताकि आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले ही वो अपनी टीम लेकर यहाँ पहुँच जाएँ। अगर मैं नहीं भी बच सका तो कम से कम वो मीरा को तो बचा ही लेगा, क्योंकि इन लोगों की गैंग देखकर मुझे नहीं लग रहा कि मैं इनसे बच पाऊँगा। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे भी करके किसी भी तरह मौसी का घर बचाना ही है। ये सोचते ही रुद्र अपने दोस्त को लोकेशन और मैसेज भेजकर जल्दी से आगे की ओर बढ़ा। उसने देखा 2 गुंडे मेन गेट पर खड़े थे। रुद्र ने जल्दी से जाकर उनमें से एक का गला पकड़कर उसे ज़ोर से घुमा दिया, जिससे उसकी चीख निकल गई और वो उसी वक्त बेहोश हो गया। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर दूसरे गुंडे ने रुद्र की तरफ देखा और वो तेज़ी से रुद्र पर हमला करने के लिए आया, लेकिन रुद्र ने उसके गले पर चाकू से हमला किया, जिस वजह से वो रुद्र पर हमला नहीं कर पाया। और रुद्र ने मौका पाते ही उसके सर पर ज़ोरदार वार कर दिया, जिससे कि वो गुंडा भी बेहोश हो गया। उसे देखकर सामने की तरफ से बहुत सारे गुंडे आए और रुद्र पर गोलियां बरसाने लगे। रुद्र ने गोलियों से बचने के लिए एक पिलर के पीछे खुद को छुपा लिया और ज़मीन पर पड़ी गुंडों की गन को उठाकर सारे गुंडों को गोलियों से मारकर ढेर करने लगा। इस तरफ नमन की हालत सुधरने की जगह और क्रिटिकल होती जा रही थी। डॉक्टर्स ने बाहर आकर सिद्धार्थ से कहा, देखिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। अब बस कोई चमत्कार या फिर कोई दुआ ही उनको ठीक कर सकती है। हम उनके सिर में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम कुछ नहीं कह सकते। आप लोग मिलकर उनके लिए दुआ कीजिए। दीप्ति ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में से आंसू अपने आप निकलने लगे और वो आंसू लिए हॉस्पिटल से बाहर की तरफ निकल गई। सिद्धार्थ ने जब उसे देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे भागा। तभी राजवीर जी ने सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा, जाने दो उसे बेटा, मुझे पता है वो अब अपने भोलेनाथ बाबा के पास गई है। उसने आते समय सामने वाले शिव मंदिर देखकर मुझसे कहा था कि नमन की हालत में सुधार नहीं आया तो वो फिर इसी मंदिर में मन्नत मांगने आएगी। ये सब सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है अंकल, भाभी को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ देते हैं। इधर दीप्ति जल्दी से रोते हुए शिव मंदिर पहुंची और वहां जाकर वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए चिल्लाने लगी, आखिर क्या बिगाड़ा है भगवान मैंने आपका? मेरे साथ ही ऐसा क्यों मुझे कभी किसी ने अच्छे से प्यार नहीं किया? पापा मम्मी ने बोझ समझकर मेरी जल्दी से शादी करवा दी, ना मुझे जीने दिया और ना ही मुझे सपने देखने का कोई हक दिया। मेरे सारे सपने तो आपने मुझसे छीन ही लिए भोलेनाथ। अब क्या आप मुझसे मेरा सुहाग भी छीन लेंगे? बताइए, आज आपको जवाब देना ही होगा। भोलेनाथ, आप सिर्फ अपनी मर्ज़ी चलाते हैं ना, तो सुनिए, आज मैं अपनी मर्ज़ी चलाऊंगी। अगर आपने मेरे पति को मुझसे छीना तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ
कि मैं इसी मंदिर में आपके सामने अपनी जान भी दे दूंगी, तो इस बार आप सिर्फ मेरी खुशियाँ ही नहीं, मेरी ज़िंदगी भी मुझसे छीन लोगे। भले ही नमन मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो नमन से बेतहाशा प्यार करती हूँ ना। इसलिए मैंने आज तक कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की कि मेरे लिए मेरा प्यार सलामत है। बस वही काफ़ी है। आपको मेरे नमन को मुझे वापस देना ही होगा, भोलेनाथ, देना ही होगा। दीप्ति रोते रोते वहीं बैठ गई और शिवजी से प्रार्थना करने लगी। इधर रुद्र अपनी पूरी ताकत लगाकर सबसे लड़ रहा था कि तभी पीछे से आकर उसके सिर पर किसी ने गन रखते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा रुद्र, जल्दी से गन नीचे फेंको वरना तुम तो मरोगे ही। साथ में जिसे तुम अंदर छुपाकर आए हो ना मीरा, वो भी मरेगी, समझे। रुद्र ने जब मीरा का नाम सुना तो उसने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से गन नीचे फेंक दी। उसके पीछे खड़े आदमी ने गन सीधे उसके सिर के पास रखते हुए कहा, अगर तू आंचल जी का बेटा नहीं होता तो मैं तुझे कब का मार चुका होता। चल तू अब एक काम कर, यहाँ से चुपचाप अपनी छमिया को लेकर निकल जा, वरना हम तुझे और तेरी छमिया दोनों को यहीं गाड़ देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम दोनों गए किधर, समझा कि नहीं। तुम दोनों चुपचाप यहाँ से कट लो, वो भी जल्दी से जल्द। रुद्र ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा था जिसने लाल कलर का बड़ा सा टीका किया हुआ था। उसकी शर्ट की दोनों बाजुएं ऊपर तक चढ़ी हुई थी। हाथ में बड़ी सी बंदूक थी जिससे उसने रुद्र पर निशाना साधा हुआ था। रुद्र ने डरते हुए पूछा, क्या आप ही राहुल भैया हैं? हाँ मैं ही हूँ राहुल। क्या करेगा यह जानकर? पुलिस में रिपोर्ट करवाएगा? जा करवा दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम लोग बस यहाँ से निकलो और मुझे अपना काम करने दो। तभी रुद्र ने कहा, आप भले मेरी जान ले लो भाई, पर आपको एक बात तो मुझे बतानी ही पड़ेगी। भाई मौसी ने तो आपको अपने सगे बेटे से भी बढ़कर माना था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप उनके दुश्मन हो गए? आपको तो मौसी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, तो आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मैंने आज से पहले कभी आपको देखा नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़रूर पता है कि आपके पापा मम्मी यानी मौसी के चचेरे भाई और भाभी आपके बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। इसलिए आप एक अनाथ गरीब बच्चे थे जिनके पास खुद का गुजारा करने तक का पैसा भी नहीं था। लेकिन फिर आपने ऐसी बुरी हालत में भी एक बार मेरी मौसी का चोरी किया हुआ पर्स उन्हें सही सलामत लौटा दिया था और आपकी ईमानदारी की वजह से मेरी मौसी खुश हो गई थी और उन्होंने आपकी ज़िम्मेदारी ली थी। इसके बाद उन्होंने आपका एडमिशन एक हाई क्वालिफाइड बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया था। आप तो मौसी की वजह से धीरे धीरे कितने मशहूर हो गए थे। आपका बिजनेस भी एकदम तेज़ी से ग्रो अप कर रहा था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप मौसी के खिलाफ़ हो गए और आप बगैर उनकी मर्ज़ी के उनका घर भी धोखे से हड़पना चाहते हैं? ये सब सुनकर राहुल बोला, ए लड़के, औकात में रहकर बात कर वरना यहीं गोली से उड़ा दूंगा तुझे। आप जैसा गुंडा आदमी और कर भी क्या सकता है? आप जैसे नमक हराम धोखेबाज लड़के से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? अरे आपने तो जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने चले हो। इससे बड़ी नमक हरामी और क्या हो सकती है? राहुल ने चीखते हुए कहा। चुप हो जा वरना। राहुल के चिल्लाकर बोलने पर रुद्र ने गुस्से में उसकी बंदूक नीचे की और ख़ुद भी ज़ोर से चीखते हुए बोला, वरना क्या राहुल भाई, क्या कर लोगे आप? अरे एक तो गलती खुद की है, आपको तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन आप हो कि इन बातों के लिए उल्टा मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। अगर हर आदमी आप जैसा निकल जाए ना तो कोई भी इंसान किसी भी गरीब की मदद करने से पहले 100 बार सोचेगा और सोचने के बाद भी वो उनकी हेल्प नहीं करेगा। यू गॉट इट। और हाँ, इस पुराने से मकान के लिए आपको मारामारी जैसी फालतू चीज़ या फिर काला जादू जैसे काम करके भूत की अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप एक बार प्यार से मेरी मौसी से सब कुछ मांग लेते ना तो वो आपको हंसते हुए अपना सब कुछ दे देती। लेकिन आप तो ठहरे धोखेबाज। आपको ये घर मुबारक हो भैया, क्योंकि अब मैं मौसी को इस घर में तो कभी नहीं आने दूंगा और आप जैसे लोगों के बीच तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप करवा लीजिए ये घर अपने नाम। ये कहते हुए रुद्र ने जल्दी से राहुल की बंदूक हटाई और मीरा को लेने सीधे घर के अंदर चला गया। इधर राहुल किसी सोच में खोया हुआ चुपचाप वहीं खड़ा रहा। वैसे तो वो बहुत सख्त बंदा था, लेकिन रुद्र की बातों ने उसे इमोशनल कर दिया था, इसलिए वो थोड़ी देर तक वहीं बुत बने चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने अपने आदमियों को भी वापस उनके घर भेज दिया और ख़ुद वहीं चुपचाप ज़मीन पर बैठ गया। वो आंखों में आंसू लिए वहाँ बैठकर बीती पुरानी सभी बातों को याद करने लगा। इधर उसका एक आदमी अभी भी वहीं खड़े होकर राहुल को रोते हुए देख रहा था।
राहुल को ऐसे देखते ही उस आदमी ने जल्दी से किसी को कॉल लगाया और बोला, हेलो। हाँ भाभी जी, भैया बहुत ही इमोशनल हो गए हैं और घर वर तो कुछ नाम नहीं कराए, उल्टा सब गुंडों को घर भगा दिए और खुद यहाँ बैठकर रो रहे हैं। आप जल्दी से आ जाओ क्योंकि अब आप ही भैया को कंट्रोल कर सकती हो। दूसरी ओर से आवाज़ आई, ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में वहाँ पहुँचती हूँ। ये सुनते ही उस आदमी ने फ़ोन काट दिया और अपने मन में सोचने लगा, ऐसा करता हूँ, भाभी जी के आने तक मैं यहीं बैठ जाता हूँ। रुद्र अंदर गया तो उसने देखा कि मीरा को होश आ गया था, लेकिन वो अब भी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। रुद्र ने उसके पास आते ही घबराकर उससे पूछा, मीरा तुम ठीक तो हो ना? मीरा ने रुद्र की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, वाह जी वाह, व्हाट ए क्वेश्चन ड्यूड। अरे मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ बल्कि बहुत ठीक हूँ। मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है कि क्या ही बताऊँ। वैसे भी हम तो यहाँ एडवेंचर खेल रहे हैं ना। तुम और मैं तो यहाँ भूतों से लड़ने आए थे ना, फिर भूतों की तुम्हारे साथ दोस्ती भी हो गई। उसने तुम्हें तो कुछ नहीं किया लेकिन मुझे। बोलते हुए मीरा वहीं ज़मीन पर बैठ गई और अपना सिर पीटते हुए रोनी सूरत बनाकर बोली, लेकिन मुझे उस भूत चुड़ैल का मैंने क्या बिगाड़ा था जो इतनी बुरी हालत कर दी उसने मेरी। देखो कितनी बुरी तरह से पीटा है उसने मुझे। इतनी बेरहमी से कोई भूत को भी ना मारे और मुझे इन भूतों ने डंडे डंडे से मारा। अरे ये बोलते हुए ही मीरा उठी और रुद्र के पास आते हुए बोली, अरे मेरे पापा का नेक्स्ट थर्सडे बर्थडे है और मेरी हालत देखो, खून से लथपथ। मेरा सिर बिना कलर कराए ही मेरे बाल लाल लाल हो गए हैं और अभी तक हम इस बंद कमरे में ही हैं। न जाने ये भूत और क्या करेगा मेरे साथ। लेकिन अब मैं इस भूत को श्राप देती हूँ, अगर ये भूत लड़का हुआ ना तो इसकी गर्लफ्रेंड हर जन्म में इसे कूट कूट कर धोएगी, और अगर ये भूत लड़की हुई ना तो ये हर जन्म में भूतनी जैसी ही लगेगी। यह कहकर मीरा चुपचाप वापस ज़मीन पर बैठी ही रही थी कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हारी ये सारी बकवास बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मीरा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज तो मैं तुम्हारी हालत देखकर बहुत ही घबरा गया था। तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम्हें दर्द भी हो रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हारा दर्द महसूस ना कर पाऊँ, इसलिए मेरे सामने तुम ये सब नाटक कर रही हो। फिर भी मुझे पता है कि तुम्हें कितनी गहरी चोट लगी है। मैंने अपनी आंखों से इस चोट के पास लगे खून के धब्बों को देखा है। अचानक से रुद्र बोलते हुए रोने लगा। ये देखकर मीरा तुरंत बोली, अरे रुद्र, ऐसी छोटी मोटी चोट तो आती जाती रहती है, इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम चिल करो, मुझे सच में कुछ दर्द नहीं हो रहा। ये तो शायद ज़ोर से चोट लगने की वजह से थोड़ा सा खून निकला है बस, और कुछ नहीं। रुद्र कुछ नहीं बोला और उसने रोते हुए मीरा को ज़ोर से गले से लगा लिया। मीरा रुद्र को रोता हुआ देखकर दुखी तो थी, लेकिन एक तरफ उसके इस तरह गले लगाने से खुश भी थी। रुद्र की बाहों में उसे जन्नत के जैसी खुशी मिल रही थी, पर रुद्र के मन में मीरा की हालत को लेकर बहुत अफसोस था। उसे ऐसा लग रहा था कि मीरा की इस हालत की वजह सिर्फ और सिर्फ वो ही है। उसे लग रहा था कि मीरा उसकी वजह से इस मुसीबत में फंस गई और उसे इतनी चोट भी लग गई। इधर मीरा मन में सोचने लगी, अगर ऐसी हर चोट पर रुद्र का ऐसा ट्रीटमेंट मुझे मिलेगा ना, तो मैं तो रोज़ खुद ही डंडा लेकर अपना सिर फोड़ लूँ। हे भगवान जी, कोई आकर यहाँ का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दे, ताकि हम दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही कैद हो जाएं, या फिर इस पल को यहीं फ्रीज़ कर दो भगवान जी। हाय कितना सुकून है इसकी बाहों में, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए यहीं छुप जाऊं और इसमें ही कहीं गुम हो जाऊं। मीरा ना जाने अभी तक कितनी उटपटांग मन्नतें भगवान जी से मांग चुकी थी। और वहीं रुद्र भगवान जी से बोला, थैंक यू गॉड, आपने मीरा को बचा लिया। ये कहते हुए उसने मीरा को खुद से अलग किया और मीरा से कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हालत देखकर बहुत डर गया था। मीरा तुम होश में भी नहीं आ पा रही थी। अरे यार रुद्र, तुम ना बहुत ही डरपोक इंसान हो सच में। अरे इतनी सी तो चोट लगी है, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। और एक बात बताओ, अगर मेरी फैमिली में ये सब इश्यू होता तो क्या मैं भी ऐसे ही सोचती? बताओ, अगर मैं खुद ऐसे किसी मुसीबत में फंस जाती तो क्या होता? इसलिए ये सब सोचना बंद करो कि तुम्हारी वजह से मुझे ये सब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है समझे, बल्कि मैं तो अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। और एक बात और, मुझे पता है ये चोट सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी लगी है। बस मेरी तरह तुम अपना दर्द सबसे चीखते हुए नहीं कह रहे हो। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि क्या तुम्हें पता चला कि ये सब किसने किया है और ये सब करने के पीछे उनका मकसद क्या है? रुद्र कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई,
ओह, तो तुम दोनों हो इस काम में आने वाली अड़चन। ये सब सुनकर रुद्र और मीरा ने पीछे मुड़कर आती हुई आवाज़ की तरफ देखा। तभी सारी लाइट्स एक साथ ऑन हो गई। रुद्र ने उजाले में सामने खड़े इंसान को देखकर पूछा, तुम यहाँ कैसे? मीरा ने रुद्र के बगल में आकर उससे पूछा, क्या हुआ रुद्र, कौन है ये? दूसरी ओर मंदिर में दीप्ति भगवान से दुआ मांगने में लगी हुई थी और इधर डॉक्टर्स नमन को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। काफ़ी कोशिशें करने के बाद डॉक्टर बाहर आए और सिद्धार्थ से कुछ बात करने लगे। इधर घर पर आंचल जी काफ़ी परेशान थी और वो परेशान होकर इधर उधर चक्कर काटने में लगी हुई थी। वो कब से अपने मोबाइल पर नज़रें टिकाए हुए थी कि कब नमन या दीप्ति का कॉल आएगा और वो उन्हें अपनी सलामती की खबर देंगे, लेकिन अभी तक किसी की भी कॉल नहीं आई थी, जिस वजह से आंचल जी और ज़्यादा परेशान हो गई थी। तभी मौसी बाहर आई और बोली, अरे तू काहे को इतना टेंशन ले रही है? कुछ नहीं होगा उन दोनों को। अरे एकदम सही सलामत होंगे वो लोग। तुम थोड़ी देर बैठ तो जाओ कम से कम। अच्छा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मौसी ने आंचल जी को अपने पास बिठा लिया। तभी निकिता वहाँ आई और आते ही बोलने लगी, ओ मेरी प्यारी आंटी, आप बाहर क्यों बैठी हैं? निकिता को सब कुछ पता ही था, पर फिर भी वो जानबूझकर आंचल जी से बहाना बनाकर पूछने लगी। लेकिन आंचल जी ने टेंशन में निकिता से थोड़े रूड आवाज़ में कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही बस हवा खाने के लिए। तुम ऊपर जाओ, फ्रेश हो जाओ और खाना खा लेना। तभी निकिता ने अपने मन में कहा, कोई बात नहीं आंटी, आप मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी मुझसे रूडली बात करके। अभी तो आगे आगे देखते जाइए, मैं तो आपको और टेंशन देने वाली हूँ। मन में एक अजीब सी बात लिए हुए निकिता जल्दी से ऊपर अपने कमरे में चली गई। तभी मौसी ने कहा, मैं रुद्र से बात करूँ, शायद उसे बताने से वो जल्दी से यहाँ आ जाए और कोई हल निकाल सके। नहीं नहीं, अभी रुद्र को कुछ नहीं बताना, वो तो पहले से ही टेंशन में है और ये सब सुनकर वो और टेंशन में आ जाएगा। उसको मत बताइए, अब मैं ही कुछ करती हूँ। आंचल जी मौसी जी से बोली। इधर सिद्धार्थ बाहर मंदिर में दीप्ति के पास आया। उसने देखा दीप्ति अपने हाथों में एक जलती लो लिए शिव जी से प्रार्थना कर रही थी। सिद्धार्थ ने जब ये देखा तो वो जल्दी से आगे आया और उसने झट से दीप्ति के हाथों से वो लो उठाकर फेंक दी। ये देखकर दीप्ति सिद्धार्थ पर बरस पड़ी और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस तरह से लो को फेंकने की? बताओ, क्यों फेंका तुमने उसे? सिद्धार्थ दीप्ति के हाथ देखते हुए बोला, बस बहुत हुआ भाभी, आप ये सब क्या कर रही हैं? और ये सब करने से क्या फ़ायदा? अगर आप दिल से भी भगवान जी से जो कुछ मांगोगी तो भी वो आपको मिल ही जाएगा। अच्छा ये सब छोड़िए, आप सबसे पहले मेरे साथ चलिए, क्योंकि आपके हाथों को दवा की ज़रूरत है। सिद्धार्थ के बात ख़त्म करते दीप्ति ने रोते हुए पूछा, अब उनकी हालत कैसी है? इस बात पर सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा, जब तक भाभी यहाँ से उठकर आ नहीं जाती मुझे उनसे झूठ बोलना होगा। मैं अभी ने कुछ भी नहीं बता सकता कि डॉक्टर्स ने मुझसे क्या कहा। ये सोचते हुए सिद्धार्थ ने दीप्ति से कहा, डॉक्टर अभी भी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि नमन की तबीयत में जल्दी ही सुधार आ जाएगा। सिद्धार्थ के बोलने के तरीके से दीप्ति का पता चल गया था कि सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है। इसलिए उसने सिद्धार्थ से कहा, तुम जाओ सिद्धार्थ, जब तक नमन होश में नहीं आ जाते तब तक मैं ना ही कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊँगी। यहाँ तक कि तब तक मैं नमन से मिलने भी नहीं जाऊँगी। और ये जो तुम डॉक्टर्स के बारे में झूठ बोल रहे हो, कम से कम ये तो तुम इस वक्त मेरे सामने मत ही बोलना, समझे? अब जाओ यहाँ से। इस बात से सिद्धार्थ टेंशन में आ गया और वो परेशान होकर इधर उधर घूमते हुए जल्दी जल्दी किसी को फ़ोन लगाने लगा। सामने से कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था, इसलिए वो बार बार कॉल करने में लगा हुआ था और मन ही मन सोचने लगा, प्लीज़ जल्दी से फ़ोन उठाओ। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। तभी सिद्धार्थ ने ज़ोर से चिल्लाते हुए गुस्से में पूछा, हो कहाँ तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ और तुम हो कि फ़ोन तक नहीं उठा रही हो। मैं ड्राइविंग कर रही थी और ड्राइविंग करते वक्त मैं फ़ोन नहीं उठाती, तुम्हें तो पता ही है ना। इस बात पर सिद्धार्थ ने फिर से भड़कते हुए कहा, तो अब क्यों उठाया फ़ोन? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी हूँ इसलिए। ये सुनकर सिद्धार्थ ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक खूबसूरत सी लड़की डॉक्टर की ड्रेस में खड़ी थी। उसने सफ़ेद कोट पहने हुए था और उसके ऊपर अपना स्टेथोस्कोप भी लगाया हुआ था। उसके बाल परफेक्टली बंधे हुए थे और उसने कोई मेकअप भी नहीं किया हुआ था। फिर भी वो एक बहुत खूबसूरत सी परी लग रही थी, क्योंकि सबसे खूबसूरत थी उसकी प्यारी सी स्माइल। उसी स्माइल को चेहरे पर लिए हुए वो सिद्धार्थ के पास आ खड़ी हुई और बोली, सिद्धू डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और अब मैं आ गई हूँ ना, तो तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, समझे?
और तुम ना ज़्यादा टेंशन मत लिया करो मेरे सिद्धू, क्योंकि तुम ना टेंशन में और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगते हो हमेशा की तरह। ये कहते हुए वो लड़की हंसते हुए वहाँ से जाने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, निहारिका। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनते ही निहारिका ने हंसते हुए पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाँ बोलो सिद्धू, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी पहले लगती थी। तो निहारिका ने चौंक कर हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुमने मेरी तारीफ़ की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सच में। निहारिका, हाँ मैंने तुम्हारी तारीफ़ की, अब तुम जा रही हो या फिर? सिद्धार्थ ने चेतावनी वाले टोन में कहा। तो निहारिका तुरंत बोली, नहीं नहीं मैं जा रही हूँ ना, तुम चिढ़ते क्यों हो? जा रही हूँ कहते हुए निहारिका हॉस्पिटल के अंदर की तरफ चली गई। इस बात पर सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, पागल लड़की हमेशा पागलों वाली हरकत करती रहती है। चलो अब तो मुझे पता ही है कि नमन पक्का बच ही जाएगा, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स ने भी कहा था कि अब अगर कोई नमन को इलाज कर सकता है तो वो है यहाँ की सबसे बड़ी डॉक्टर, यानी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर निहारिका। वैसे भी निहारिका तो मेरी कॉलेज टाइम की दोस्त है और वो हमेशा मेरी हर मुसीबत में काम आती है, तो आज क्यों नहीं आती। थैंक गॉड भगवान जी मेरी हेल्प करने के लिए और निहारिका जैसी दोस्त मेरी लाइफ में भेजने के लिए। अच्छा वो डॉक्टर्स ने मुझे जल्दी ही ये बात बता दी, वरना नमन को इलाज में दिक्कत आ जाती। ये सोचते हुए सिद्धार्थ ऊपर की तरफ देखने लगा और मन में बोला, हे भगवान जी, अब कोई स्यापा मत क्रिएट करना प्लीज़, जल्दी से नमन भाई को बचा लो प्लीज़, नहीं तो मुझे लगता है कि उनके चक्कर में भाभी रो रो कर अपनी जान दे देंगी। कुछ ही देर में सिद्धार्थ जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसने देखा कि निहारिका कब के अंदर जा चुकी थी और उसने तो नमन का ऑपरेशन चालू भी कर दिया था। ये देखकर सिद्धार्थ ने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी सिद्धार्थ ने ध्यान दिया कि राजवीर जी अधिराज जी के केबिन में गए हुए थे और सिद्धार्थ अकेले ही नमन के रूम के बाहर खड़ा था। फिर वहीं इंतज़ार करते हुए सिद्धार्थ सोचने लगा कि कब निहारिका आकर उसे नमन के ठीक होने की खुशखबरी सुनाएगी। इधर रुद्र ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंकते हुए बोला, तुम यहाँ? रुद्र ये कौन है? मीरा के सवाल पर रुद्र ने उस लड़की को देखते हुए थोड़ा सा रूड होकर कहा, पता नहीं, मैं नहीं जानता इसे। यह कहते ही रुद्र ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर जल्दी से वहाँ से जाने लगा। वो जैसे ही उस लड़की के पास से होकर गुजर रहा था तभी उस लड़की ने रुद्र का दूसरा हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और बोली, मिस्टर रुद्र, एक बार तो तुम मेरी लाइफ से मुझे बिना बताए दूर चले गए, लेकिन यहाँ से तुम मेरी मर्ज़ी के बिना कहीं नहीं जा सकते। इसलिए तुम्हारी मुझसे दूर जाने की बात तो दूर रही, मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे इग्नोर करना तक भूल जाओ। अपनी बात कहते ही वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसके हंसने की आवाज़ से ही सारे दरवाजे और खिड़कियाँ अपने आप जल्दी से बंद हो गए। खिड़की और दरवाज़ा अपने आप बंद होते देख रुद्र और मीरा घबरा गए।